हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर सामने आए हैं। क्लॉजेज एंड कंजंक्शंस एंड इंट्रोडक्शन। केवल इसका परिचय मात्र है। क्लॉजेज और कंजंक्शंस का एक इंट्रोडक्शन है, परिचय है। शुरुआत कैसे करें हम उसे सीखने की, वो प्रयास है मेरा इसमें समझाने के लिए। Before understanding what clauses and conjunctions are, we are supposed to understand what a subject and a predicate are. यानी कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग, पहले ये समझने से पहले कि क्लॉज और कंजंक्शंस क्या होते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट क्या होता है। तो आप देखिए, यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब्स। सेंटेंस में जो वर्ब्स होती हैं उनसे जो एक्शन डिनोट होता है उसको करने वाला होता है सब्जेक्ट। और अथवा अपन ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया है सेंटेंस में। फिर प्रेडिकेट क्या होता है? तो predicate a part of a sentence containing a verb that makes a statement about the subject of the verb। यानी कि predicate a part of sentence, सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें containing a verb होती है और जो एक स्टेटमेंट बनाता है, कुछ कहता है सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट। कुछ सरल अंदाज में अगर अपन को देखना है तो अपन कह सकते हैं कि प्रेडिकेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट। यानी कि प्रेडिकेट वो है जो सेंटेंस में से अगर अपन सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर दें, सब्जेक्ट को हटा दें, सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बच रहा है शेष हिस्सा, वो सब्जेक्ट है, सॉरी वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फर्क यह है कि सब्जेक्ट काम करने वाला अथवा जिसके बारे में कुछ बात कही गई है सेंटेंस में, और प्रेडिकेट के द्वारा हम ये समझते हैं कि प्रेडिकेट वो चीज होती है, इसमें वर्ब होती है और वो सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट कहता है। अथवा सेंटेंस में से सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बचा हुआ हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस में ब्लैक कलर में लिखा हुआ है शी और रेड कलर में राइट्स अ लेटर। तो शी वाक्य का सब्जेक्ट है क्योंकि लिखने का काम, राइटिंग का काम करने वाला शी है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा शी हो गया। अब शी को छोड़कर जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो रेड कलर में लिखा हुआ है राइट्स अ लेटर, वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। सेकंड सेंटेंस आप देखिए, यू प्लेड क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट यू है, प्लेड क्रिकेट प्रेडिकेट है। वी आर टीचिंग इंग्लिश, इसमें वी सब्जेक्ट है, आर टीचिंग इंग्लिश प्रेडिकेट है। ही विल हैव बीन स्लीपिंग में ही सब्जेक्ट है, जो ब्लैक कलर में लिखे हुए वो सारे सब्जेक्ट हैं और रेड कलर में लिखे हुए थे वो सारे के सारे प्रेडिकेट हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम फर्क समझ गए। इसको समझने के बाद हम वर्ब्स को समझेंगे। क्लॉजेज एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम क्लॉज का एनालिसिस करते हैं तो वर्ब हमें दो प्रकार की पता होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? लिखा हुआ है कि वर्ब्स एग्री टू देयर सब्जेक्ट्स
कैन टेल द टेंस ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये है कि वो वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के एक वचन बहुवचन होने से, उसके नंबर से चेंज होती है, उससे एग्री होती है, और वो सेंटेंस का जो टेंस है उसकी जानकारी भी देती है। इसके अपन एग्जाम्पल को देख सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो डू नॉट एग्री टू देयर सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं, सब्जेक्ट कुछ भी बना रहे उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता। और हम वाक्य के टेंस को भी, वी कांट आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ब्स, और इन वर्ब्स की सहायता से हम सेंटेंस के टेंस को भी नहीं पहचान सकते। तो यही फर्क है। फाइनाइट मतलब जो सब्जेक्ट से एग्री होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तित हो सकती है और वाक्य के टेंस की जानकारी भी देगी। और नॉन फाइनाइट उसके जस्ट ऑपोजिट है, वो ना तो सब्जेक्ट से एग्री होगी, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तित नहीं होगी, और वाक्य के टेंस की जानकारी भी आप उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, लाइक, प्ले। लाइक जो है वो ही जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में ऐसे यस लगा हुआ, लाइक्स, मतलब लाइक में परिवर्तन हुआ। प्ले, ही के कारण प्ले में कोई परिवर्तन नहीं है, वो अपने जगह पर जैसी की तैसी है। अब हम अगर जानना चाहें कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो आप देखिए, लाइक्स से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, प्ले से पता नहीं चल रहा है। तो इस सेंटेंस में लाइक्स फाइनाइट वर्ब हुई और प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। दे वांट टू सी यू, यहां भी देखिए कि वांट से पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, सी से पता नहीं चल रहा है। अगर दे की जगह अपन ही कर दें तो ही वांट्स हो जाएगा। अगर हम इस सेंटेंस को दे वांट टू सी यू को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएं, पास्ट सिंपल में ले जाएं, तो हो जाएगा दे वांटेड टू सी यू, यानी कि केवल चेंज जो आ रहा है वो वांट वर्ब में आ रहा है। तो वर्ब वांट यहां पर फाइनाइट हुई और सी आपकी नॉन फाइनाइट हुई, जो टेंस के हिसाब से नहीं बदल रही है। मोहन वांटेड टू रिजाइन, इस सेंटेंस में भी आप देखिए वांटेड और रिजाइन दो वर्ब हैं, जिसमें वांटेड फाइनाइट है क्योंकि हम इससे पता कर पा रहे हैं कि सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, और रिजाइन नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद हम सेंटेंस के टाइप पर विचार करते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लॉज अगर सीखना है तो ये सेंटेंस के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी क्लॉज की डेफिनेशन अभी मैंने नहीं बताई है, क्लॉज क्या होता है ये बताऊंगा, डेफिनेशन पर हमारा ज्यादा जोर नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए जितना जरूरी है उतना मैं बताऊंगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस हम क्यों जानना चाहते हैं पहले, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को जाने बगैर हम क्लॉज की ओर नहीं जा रहे हैं। द सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट and a predicate and the predicate has only one finite verb is called a simple sentence, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा और प्रेडिकेट में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, वो कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। मुख्य बात यही है कि केवल एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट कितनी भी बनी रहे फिर भी वो सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। एग्जाम्पल्स में देखिए, शी राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सी है, राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट में केवल एक ही वर्ब है, राइट्स, इसका मतलब है सिंपल सेंटेंस है। यू प्लेड क्रिकेट, इसमें भी आप देखिए यू सब्जेक्ट है, प्लेड क्रिकेट प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब प्लेड केवल एक है, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस। वी आर टीचिंग इंग्लिश, यहां पर भी आप देखिए केवल एक ही वर्ब है और ये भी सिंपल सेंटेंस है। फोर्थ वाला भी सिंपल सेंटेंस है। कुछ और एग्जांपल हैं, वी लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, इसमें मैंने लाइक
फाइनाइट है, प्ले नॉन फाइनाइट है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। He wanted to visit you, ये भी सिंपल सेंटेंस है। He went to market to buy a book, ये भी सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, जैसे 5th में लाइक, 6 में वांटेड, 7 में वेंट और 8 में एक ही फाइनाइट वर्ब है आर, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस हुए। कंजंक्शंस पे अब हम आते हैं कि दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जिनके एग्जाम्पल आपके सामने है, एंड, बट, यट, स्टिल, सो, देयरफॉर, और, एल्स, अदरवाइज, either ... or, neither ... nor, not only ... but also, both ... and, not only ... as well, etc. तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमें ध्यान रखने हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जिसके एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, as, while, till, until, as soon as, no sooner ... than, hardly ... when, since, because, as, so that, lest, if, unless, even if, so that, such that, though, although, as ... as, so ... as, that, all WH words, जितने भी WH words हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जैसे हु है, हुम है, विच है, वेयर एवर है, वेन एवर है, वाई, वॉट, वेयर, एटसेट्रा। अब हम क्लॉज पे आते हैं कि क्लॉज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से मैंने थोड़ा सा अलग से बताया कि व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, हमने सिंपल सेंटेंस आपको समझा दिया कि जिसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी उसमें। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड, जब हम उनको कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, यूजिंग अ कंजंक्शन, कंजंक्शन का प्रयोग करके, वी क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ सेंटेंस, तो एक नया सेंटेंस बनेगा जब हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं किसी कंजंक्शन से। कंजंक्शन क्या होता है? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। तो एक नया सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां नीचे देखिए कि वी वर्कड प्रिटी हार्ड, एक सेंटेंस ये हुआ, सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। वी कुड नॉट सक्सीड, इसमें भी केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, एंड वी जॉइन दीज सिंपल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ए कंजंक्शन बट, और हम इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को बट की हेल्प से जोड़ते हैं। देखिए, वी वर्कड प्रिटी हार्ड बट वी कुड नॉट सक्सीड। यहां रेड कलर में जो हिस्सा है, एक नया सेंटेंस बन गया, वी वर्क प्रिटी हार्ड बट वी कुड नॉट सक्सीड। तो आप देखिए, एक हिस्सा है वी वर्क प्रिटी हार्ड और दूसरा हिस्सा है बट वी कुड नॉट सक्सीड। यानी कि दोनों हिस्से सेंटेंस के क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दीज पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस कॉल्ड? इस सेंटेंस के जो हिस्से हैं, वी वर्क प्रिटी हार्ड बट वी कुड नॉट सक्सीड, ये दो हिस्से हो गए। अब इन दोनों हिस्सों को हम कहते क्या है? तो ये दोनों हिस्से जो है क्लॉज कहलाते हैं। आप देखिए, वी वर्क प्रिटी हार्ड बट वी कुड नॉट सक्सीड, वी वर्क प्रिटी हार्ड भी क्लॉज है, बट वी कुड नॉट सक्सीड भी क्लॉज है। इसलिए a clause is a group of words that contains a subject and a verb and makes complete sense। ये क्लॉज की डेफिनेशन हो गई। सिंपली मैंने बताया कि जब दो सिंपल सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है, जैसे वी वर्क प्रिटी हार्ड, सिंपल सेंटेंस है, बट से मैंने जोड़ा बट वी कुड नॉट सक्सीड, तो एक नया सेंटेंस बन गया। अब इस नए सेंटेंस के वो दोनों जो हिस्से हैं, वी वर्क प्रिटी हार्ड बट वी कुड नॉट सक्सीड, दोनों हिस्से इस सेंटेंस के क्लॉज हैं।
इसलिए क्लॉज की डेफिनेशन हो गई कि क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप देखिए उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट सेंस भी बना रहा है, वो आपका क्लॉज कहलाता है। इसके बाद क्लॉज के टाइप हैं। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से मैंने प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो बिगिनिंग विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस रहेगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा बिगिनिंग विद ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। कंजंक्शंस आप देख चुके हो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। अब सिंपल सेंटेंस की परिभाषा बता दी थी। अब कंपाउंड सेंटेंस को मैंने लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू बराबर प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस वो होगा जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाला कोई क्लॉज होगा उसमें। जैसे एग्जांपल यहां दिया गया है, ही शुड कम ऑन टाइम, else he will be marked absent। जो रेड कलर में he should come on time, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज मान सकते हैं। else he will be marked absent, तो he will be marked absent के पहले else, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसलिए जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और रेड कलर में जो लिखा हुआ वो प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। इन दोनों को जब प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल आ गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनाना है तो बनाने के लिए हमें केवल क्या करना है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके उन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ये हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कंबाइन करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने लिखी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, बिगिनिंग विद ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। फॉर एग्जांपल, एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास, एज सून एज ये कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट, इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है इस सेंटेंस का, एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। कॉमा के बाद लिखा है द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस से किसी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, और कंपाउंड सेंटेंस के लिए हमें दोनों सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ना होता है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमें ध्यान रखने हैं, जिनसे हम क्रमशः कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और सिंपल सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि हमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। इसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज दिए मैंने, पिक आउट सिंपल सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। यहाँ एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, उनमें से आपको सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन के हिसाब से सिंपल सेंटेंस छांटना है, कंपाउंड सेंटेंस के हिसाब से कंपाउंड सेंटेंस छांटना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अगर वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है उसके सामने, और अपनी नोटबुक में उनको नोट डाउन करना है। फर्स्ट एग्जांपल है, द सन वाज सेटिंग इन द वेस्ट एंड द मून वाज जस्ट राइजिंग। आप सोचते रहिए, करते रहिए कि किस प्रकार का है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। You must not be late or you will be punished. She is not a fool. His silence proves his guilt. He is so poor that he can't buy his books. He can't come to school because he is not feeling well. Rajesh got up and walked away. The queen fought bravely but she could not save the fall. So first sentence में देखिए, the sun was setting in the west and the moon was just rising. आप देखिए दो सेंटेंसेस, दो क्लॉज हैं इसमें, द सन वाज सेटिंग इन द वेस्ट, फिर एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, और हम देख चुके हैं कि एंड कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसका मतलब एंड द मून वाज जस्ट राइजिंग कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। इसी प्रकार से यू मस्ट नॉट बी लेट और यू विल बी पनिश्ड, और यहां पर जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस हुआ।
शी इज नॉट अ फूल, इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, इज, कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा हुआ है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस हुआ। हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, इस सेंटेंस में भी आप वर्ब देखिए, प्रूव्स है, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट हिज साइलेंस है, प्रूव्स हिज गिल्ट प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। He is so poor that he can't buy his books, ये देखिए that कंजंक्शन लगा हुआ है, दो हिस्से हैं सेंटेंस में, he is so poor एक क्लॉज है, that he can't buy his books एक दूसरा क्लॉज है, और that जो है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसका मतलब ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। He can't come to school because he is not feeling well, बिकॉज कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है और बिकॉज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इसलिए ही कांट कम टू स्कूल ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। राजेश गॉट अप एंड वॉकड अवे, यहां देखिए गॉट अप और वॉकड अवे दो फाइनाइट वर्ब हैं, इसलिए सेंटेंस भी एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। The queen fought bravely, but she could not save the fort. तो the queen fought bravely, but यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, she could not save the fort. तो बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होने के कारण ये सेंटेंस जो है आपका वो कंपाउंड सेंटेंस हुआ। Thank you very much for watching the video.